ओमकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। सर डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि उनकी ऐतिहासिक जीत भारत के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है और दूसरा ये कि हिंदुओं के लिए उनका आना कितना शुभ है? डोनाल्ड ट्रंप 4 साल पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। और अब 20 जनवरी 2025 से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। वो चुन लिए गए हैं और उनकी जीत निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है, जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी, और जो अमेरिकन डेमोक्रेट्स से दुखी थे, उनकी नीतियों से दुखी थे, उनके लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हिंदुओं के प्रति सिंपैथी रखते हैं और हिंदू समर्थक हैं। वो भारतीयों को भी प्यार करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव अपनी राय रखते हैं। ये उन्होंने एक आध बार नहीं, कई बार जाहिर किया है, व्यक्त किया है। अलग अलग मंचों से उन्होंने ये बात कही है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ओवल ऑफिस में आना, ये भारत के लिए निश्चित रूप से खुशी का बायस है। लेकिन भारत में भी अब कई तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, जो जिनके खेमे में इस समय मातम पसरा हुआ है। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा उनकी भैंस खोल रखी है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी नीतियों को, उनकी राष्ट्रवादी सोच को, अमेरिकी फर्स्ट नीति को पसंद करता है। उसमें एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है और परिवर्तन कई बार अच्छे के लिए ही होता है। 2014 से यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इस बीच अमेरिका में ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी थे, तब कोई और राष्ट्रपति था। उसके बाद फिर ट्रंप आ गए, ट्रंप के बाद फिर बाइडन आ गए, बाइडन के बाद अब फिर ट्रंप आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में एक अस्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, और लोगों ने जैसे ये फैसला कर लिया है, मन बना लिया है कि हमको अब देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में सरकार गठित करनी है। 2024 के चुनाव में थोड़ा एक झटका जरूर लगा कि 240 पर यानी 32 सीटों पहले भारतीय जनता पार्टी का अभियान रुक गया जीत का। लेकिन एनडीए के दलों की सीटें मिलाकर के वो प्रधानमंत्री बन गए। 293 सीटें उनके पास हैं और जितने महत्वपूर्ण डिसीजन नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में लिए, उतने ही बोल्ड स्टेप के साथ वो महत्वपूर्ण डिसीजन अपने इस तीसरे कार्यकाल में भी ले रहे हैं, बिना किसी तरह के प्रेशर के या इस दबाव के कि उनकी पार्टी की 240 सीटें आई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को कसें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका में जो डीप स्टेट काम करता है, वो कुछ कुछ घटनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति कुछ ऐसी भावना रखता था कि जैसे अगर हमारी दी हुई लाइन पर वो नहीं चलना चाहते हैं या नहीं चल रहे हैं और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की लाइन पर ही चल रहे हैं, खुद ही अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो तय कर रहे हैं, तो फिर भारत को परेशान किया जाए। अब वो परेशान किस तरीके से कर सकते हैं? उन्होंने
5 अगस्त 2024 को हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया। वहाँ पर अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया। इसी तरीके से वो जो हमारे दूसरे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, उनको लेकर के कुछ-कुछ इस तरह की नीतियाँ बनाते रहते हैं, कुछ-कुछ हरकतें करते रहते हैं कि जैसे भारत को कोई परेशानी होगी, लेकिन भारत ने परेशान होना बंद कर दिया है इधर। अ, चीन के साथ जो एक स्टैंड ऑफ का एक सिलसिला चल रहा था जून 2020 से, बल्कि मैं कहूँगा कि मार्च 2020 से, जब गलवान घाटी में झड़प हुई थी 15 जून 2020 को, जिसमें हमारे 20 सैनिक और एक कर्नल अ, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से लेकर के अब तक वहाँ पर दोनों ही देशों की 50-50, 60-60 हज़ार सेना आमने-सामने खड़ी हुई थी। अ, अब वो डिसएंगेजमेंट हमने देखा है कि चीन की सेना भी पीछे गई है, हमारी सेना भी पीछे आई है। तो भारत सक्षम है इन चीज़ों को सुलझाने में। यानी जो द्विपक्षीय विवाद हैं, वो चाहे चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, श्रीलंका या नेपाल के साथ हों, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे जो भी समस्याएँ हैं सीमा को लेकर के या दूसरी तमाम तरह की, जैसे एलिस एले एलओसी पर घुसपैठ की समस्या है पाकिस्तान के साथ। एलएसी जो चीन से लगती हुई सीमा है, वहाँ पर भी सीमा का अतिक्रमण करने और जो 1992-93 में समझौता चीन के साथ हुआ था कि ये पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, इन तक आपकी सेना भी गश्त करके आ सकती है, भारत की सेना भी गश्त करके जा सकती है, लेकिन रात्रि विश्राम वहाँ वो नहीं कर सकती है। उसका उल्लंघन किया था चीन ने और उसी पर भारत के ऐतराज़ थे। अब 4 साल में कम से कम चीन को ये आँखें हो गई, ये अक्ल आ गई, मैं कहूँगा कि ये वो भारत नहीं है जो 1962 में उसके सामने पस्त हो गया था, या ये वो भारत भी नहीं है कि जब डेमचौक और देपसांग में आकर के चीन की सेनाएँ बैठ गई थी 2013 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार ने कुछ किया नहीं था। बल्कि उल्टे उनके जो रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, उन्होंने 2011 में बड़ा अजीबो-गरीब बयान दिया था, बेतुका बयान दिया था कि हम चीन के बॉर्डर पर इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं कि कहीं चीन वहाँ उसका उपयोग, दुरुपयोग करके दिल्ली तक ना पहुँच जाए। तो ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। भारत एक अब आर्थिक शक्ति भी है, एक सामरिक दृष्टि से भी जितने पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पर उसने अपने एस-400 से लेकर के और राफेल तक और सब तैनात कर रखे हैं। कोई दुश्मन देश ये हिमाकत नहीं कर सकता है कि वो हमारी ज़मीन पर कब्ज़े के बारे में सोचे भी, और ये चीन की समझ में भी आ गया है कि एक तरफ भारत और भारत की सेनाएँ बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई थी कि आ जाइए, 2-2 हाथ हो ही जाएँ, आर-पार की एक बार हो ही जाए। और दूसरी तरफ भारत बहुत संजीदगी के साथ में 21 दौर की कोर कमांडर की बैठक भी कर रहा था, और जो हमारे विदेश मंत्री थे एस जयशंकर साहब, वो उनके विदेश मंत्री यांग यी के साथ जहाँ-जहाँ, जिन-जिन देशों में मुलाकातें होती थी, वहाँ बातचीत भी कर रहे थे। तो चीन वापस गया है। पाकिस्तान कान दबोच करके बैठा है, दुम दबा करके बैठा हुआ है। हमारे दूसरे देश जिनको कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, नेपाल को प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी अब शांत है। इसी तरीके से श्रीलंका ने जब चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह दिया था 99 साल के पट्टे पर, तो उस समय भी जब भारत ने ऐतराज़ किए थे, तो श्रीलंका भी थोड़ा-सा फूँ-फाँ कर रहा था। लेकिन जब उस पर आर्थिक संकट आया और देश इस कदर डूबने के कगार पर पहुँचा कि उसके राष्ट्रपति को भी देश छोड़ कर के भागना पड़ा, तब भारत ने ही जाकर के उसकी बाँह पकड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा था, भारत ही उसका संबल बना था। तो पड़ोसी देशों की समझ में आ रहा है कि भारत को आप बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकते हैं,
और यही देश है जो आपकी मदद के लिए आ सकता है। तो इन परिस्थितियों में अगर जो भारत के हितैषी हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वो भारत के पक्ष के नहीं थे या हितैषी नहीं थे, लेकिन जिस तरह की विदेश नीति इधर भारत की चल रही थी और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो किसी के प्रेशर में आकर के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करते हैं, वो जो अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर रहे थे अलग अलग देशों के साथ, किस तरह के रिश्ते हमको बनाने हैं, कौन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कौन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो हम स्वतंत्र तरीके से बना रहे थे, उसको लेकर के राष्ट्रपति जो बाइडेन या कमला हैरिस परेशान हो या ना हो, लेकिन अमेरिका का डीप स्टेट थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था और उसने कुछ कुछ ऐसी हरकतें की थी जिनकी वजह से लग रहा था कि उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। भारत उससे कितना परेशान हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। इतना बड़ा देश है, इतना शक्तिशाली है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व की अब हम बन चुके हैं। 3 साल बाद, साढ़े 3 साल बाद हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारी दुनिया की फिफ्थ सबसे प्रभावशाली सेना है और हम कई क्षेत्रों में अब चाहे अंतरिक्ष का ले लीजिए या दूसरे ले लीजिए, वहाँ हमने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो बेमिसाल हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और शायद भारत की इस गति को रोकने के लिए भी डीप स्टेट ने कुछ जाल बिछाए थे इधर-उधर, पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ थी, परेशानियाँ थी, वो ख़त्म होंगी और जिस तरह का सदाशयता का, सद्भावना का एक भाव उन्होंने प्रदर्शित किया है चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी, और जिस तरह के उनके रिश्ते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि शुभ ही शुभ होगा। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि रिश्ते बहुत पुराने हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से ट्रंप के। जियोपॉलिटिक्स को आपने थोड़ा बहुत टच किया लेकिन टोटलिटी में अगर देखें तो जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि भारत में डोनाल्ड लू के हर महीने उनका फेरा लगता था। अब उस पर अंकुश लगाने में ट्रंप कितने सफल होंगे, ये भी मैं समझना चाहती हूँ। मैंने वही कहा है कि जो डीप स्टेट है और जो डीप स्टेट के कठपुतली हैं, जी। वो कुछ-कुछ ऐसे हरकतें कर रहे थे कि शायद वो भारत को परेशान कर सकते हैं। लेकिन भारत की सेहत पर अब इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। एक और उनका पपेट जो है वो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वो कुछ-कुछ हरकतें कर रहा है। इसके अलावा गुरबंत पंत सिंह पन्नू और कुछ दूसरे खालिस्तानी तत्व जो कनेडियन टेररिस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो कुछ-कुछ हरकतें वहाँ पर कर रहे हैं। उनसे वहाँ बसे हुए जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उनको थोड़ी परेशानी अभी हो रही है फौरी तौर पर। लेकिन कब तक? जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो कब तक वहाँ प्रधानमंत्री रह पाएँगे? और कब तक ये हरकतें जारी रहेंगी और कब तक कनाडा जो है, वो उनकी जो क्षुद्र राजनीति है या कुर्सी को बचाने की जो राजनीति है, गुरमीत सिंह के दबाव में जिनकी पार्टी के समर्थन से वो टिके हुए हैं, उनके उकसावे पर या उनके ब्लैकमेलिंग की वजह से वो जो हरकतें कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगी? वहाँ कनाडा में जो इस समय इकोनॉमी की सिचुएशन है, बेरोज़गारी की स्थिति है और जिस तरह की चुनौतियाँ कई सेक्टर में हैं, उनको लेकर के वो जो जनभावनाएँ हैं, जो जन दबाव है, उसकी बहुत लंबे समय तक अनदेखी नहीं कर सकते और लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। वो समस्याएँ उनको एड्रेस करनी पड़ेंगी। ये ठीक वैसी ही हरकत है जैसे पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामले होते थे, जो घरेलू मोर्चे पर उसकी विफलताएँ होती थी सरकार की, तो वो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता था। या भारत की जो कश्मीर से लगती हुई सरहदें हैं, वहाँ पर कुछ फायरिंग वगैरह करा देता था, घुसपैठ करा देता था ताकि
लोगों का ध्यान जो है वो इस पर चला जाए कि कश्मीर के साथ सरहदें फिर सरगर्म हो गई हैं और भारत जैसे पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, वैसी ही हरकतें कनाडा का प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति कनाडा के इस बिगड़ैल प्रधानमंत्री के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या टिप्पणी की हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके बारे में जो टिप्पणी की है, वो यही शो करती हैं कि वो ट्रूडो को पप्पू समझते हैं। बस वो गधा नहीं कहते हैं, ये गनीमत है, वरना वो पप्पू ही समझते हैं और इनकी कुल मिलाकर के छवि जो है वो बहुत ही खराब है। तो ये ठीक है, ये कुछ-कुछ लोग हैं जो डीप स्टेट की कठपुतली बनते रहे हैं, लेकिन चूँकि जनवरी 20 में जब ओवल ऑफिस में फिर से अपना कामकाज संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद डीप स्टेट भी उनकी जो रिपब्लिकन सरकार की नीतियां होंगी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में जो भी इस तरह की हरकतें अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन पर अंकुश लगेगा। जहाँ तक जियोपॉलिटिकल प्रभावों का प्रश्न है, तो इस समय पूरी दुनिया की निगाहें 2 जगहों पर टिकी हुई हैं, बल्कि 3 जगहों पर टिकी हुई हैं। एक है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जी, उस जी। पर, और दूसरे जो मध्य एशिया में घटनाएँ हो रही हैं, यानी इज़राइल के साथ जो आपका फ़लस्तीन का भी नहीं एग्ज़ैक्टली। कहूँगा, हमास का, उधर लेबनान का, और जो आपके हूती उग्रवादी थे उनका, और ईरान का जो वो टांग अड़ा रहे थे उनके मामलों में, अभी भी अड़ा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो कुल मिलाकर के नीति रही है, ख़ास तौर से इज़राइल को लेकर के, वो बयान दे चुके हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरे सत्ता में आने से पहले जितने भी इज़राइल के नागरिकों को आपने बंधक बनाया हुआ है अपहरण करके, उनको सकुशल छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरा जो ये अपना बचा-खुचा आपका गाज़ा पट्टी है, या आपका फ़िलिस्तीन का दूसरा इलाका है, या लेबनान है, सब ये धुआँ-धुआँ हो जाएगा। यानी हिंदी में अगर कहूँ तो अमेरिकी सेनाएँ जो हैं आकर के भुस भर देंगी। जी, तो जी। वो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। जहाँ तक रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रश्न है, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद जब तीसरी आधिकारिक यात्रा पर वो मॉस्को गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, उनके निजी आवास पर जो उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ पर ये लगभग तय हो गया था कि यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसका निपटान कैसे करना है, उसका अंत कैसे करना है, उसको अंजाम कैसे देना है, और शांति की तरफ चीज़ें कैसे। और कई मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रपति पुतिन के मुँह पर ये बात कही है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है, मेज़ पर बैठ कर के समस्याओं के समाधान का विषय है, समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले मॉस्को की यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत, उसके बाद कीव यानी यूक्रेन की यात्रा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात, और दोनों के बीच में जो कुछ बातचीत हुई, यानी राष्ट्रपति पुतिन और मोदी के बीच में, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच में, उस पर फिर अपने एनएसए अजित डोभाल को मॉस्को भेजना और जाकर के ब्रीफ करवाना कि ज़ेलेंस्की से क्या बातचीत हुई थी और किन प्रस्तावों पर बातचीत हुई है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अकेले नई दिल्ली की सोच है या नरेंद्र मोदी की ही सोच है। ये इसके पीछे भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा नहीं थे, पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में
एक चर्चा हुई है इस बीच, एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और किस तरीके से इस युद्ध को ख़त्म कराना है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा है। लगातार यूक्रेन की जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, हथियारों से भी, पैसे से भी, नेटो देशों का समिट बुला करके वॉशिंगटन में वहाँ पर उनको फीड किया गया, उनको तैयार किया गया। उन्होंने भी अ, यूक्रेन को काफ़ी हथियार दिए और सूचनाएँ वगैरह दी। एक्चुअल में अमेरिका चाहता ये था कि रूस को इस बहाने पूरी दुनिया में अलग-थलग कर दिया जाए। उसके हाथ में एक तरीके से कटोरा दे दिया जाए। लेकिन भारत जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहा कि रूस हमारा बहुत पुराना और भरोसेमंद मित्र है। बहुत संकट के समय में उसने भारत का साथ दिया है। हम ऐसे समय में जो हमारा अपना एक हक बनता है, अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है, हम उस पर अड़िग रहेंगे। ये अमेरिका तय करे कि फिर हमारे साथ उसको मित्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने मित्र के साथ, भरोसेमंद मित्र के साथ खड़े हैं। अमेरिका तो ये भी चाहता था कि हम उससे ईंधन खरीदना बंद कर दें, वो भी हमने नहीं माना। अमेरिका तो ये भी चाहता था कि S-400 प्रणाली जो है हम रसिया से ना लें, उसका थार्ड खरीदें, हमने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि जो बाइडेन का जो प्रशासन था, डीप स्टेट था, वो इन्हीं सब कारणों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा-सा हट गया था, नाराज़ हो गया था, निराश हो गया था, चिढ़ भी गया था और इसलिए हमारे देश के आस-पास कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, जिनसे वो एक्सपोज़ भी हो जा रहा था। उससे भारत कितना परेशान होगा, वो तो छोड़ दें। भारत अब परेशान होने वाली कंट्री है ही नहीं, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तो इसी अमेरिका ने हम पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए थे, तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बाद में अमेरिका को जब समझ में आया तो 2005 में परमाणु समझौता हमारे साथ किया ना उसने और जॉर्ज बुश आए थे नई दिल्ली, यहाँ आकर के हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत अब इतनी बड़ी ताकत है कि उसकी अनदेखी आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जनवरी में वो फिर से अपना पदभार सँभालेंगे और उसके बाद उनको भारत भी आना है क्योंकि क्वाड देशों का जो समिट है जी। अगला वो भारत में ही होगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, समझ-बूझ और आगे बढ़ेगी। दोनों देशों का जो सहयोग है अलग-अलग सेक्टर में, वो और आगे बढ़ेगा। सर, आपकी बात से मुझे ये भी लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनको भी कुछ न्याय मिलेगा। क्या कहते हैं? अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अब तो मैं राष्ट्रपति ही कहूँगा। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले दिवाली के अवसर पर हिंदुओं के प्रति और ख़ास तौर से बांग्लादेश में जो क्रूरता और बर्बरता हुई है जी, और जी। कल रात भी चिटगाँव से बहुत अप्रिय सूचनाएँ आ रही थी कि हिंदुओं पर वहाँ की सेना ने अत्याचार किए हैं, मारा है, उनको उठा कर के कहीं-कहीं डाला है। तो उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हम ऐसा आगे ना होने पाए ये सुनिश्चित करेंगे। अभी तो वहाँ पर जो बाइडेन प्रशासन के और डीप स्टेट के कठपुतली मोहम्मद यूनुस बैठे हैं जी। शेख हसीना सरकार के तख्ते पलटने के बाद और उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब अत्याचार इस समय वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और डोनाल्ड ट्रंप वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं हिंदुओं को बहुत पसंद करता हूँ, मैं भारत को बहुत पसंद करता हूँ और अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ हम जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में इसको हम आगे बढ़ाएँगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो ऑफ़िस सँभालेंगे तो उसके बाद ये बांग्लादेश में जो कुछ नाटक नौटंकी चल रहा है, अत्याचार चल रहे हैं, इस पर विराम लगेगा। सर, जिस समय हरियाणा में जीत हुई थी, उस समय उसका असर अमेरिका, कनाडा सब जगह पे दिखाई दिया। तो क्या झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं? इन चुनावों पे भी आप कुछ असर देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने का?
मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था अपने चैनल पर, उसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएँ या नहीं आएँ, हाँ, यानी हाँ। हारें या जीतें, हुँ, हुँ। दोनों ही स्थितियों में जो हमारे यहाँ 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और कुछ प्रदेशों में उपचुनाव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ 9 विधानसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं, इन पर इसका असर पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते, तो भी यहाँ का हिंदू एकजुट होने वाला था, जो हमें हरियाणा में भी दिखाई दिया था, वो हम झारखंड में भी देखेंगे, वो हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे। और वो जीते हैं, तो इसका बहुत ही एक सकारात्मक भी प्रभाव पड़ रहा है, एक उत्साह का संचार भी देखने को मिल रहा है, खास तौर से राष्ट्रवादियों में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका फर्स्ट की हिमायत करते हैं, नारा देते हैं, जी। और वो अ, अमेरिका के हितों को ही सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, और किसी भी दुनिया के देश के सामने जो अपने आप को शक्तिशाली समझे, झुकते नहीं हैं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो उसी नीति पर वो भी चलते हैं। तो इसलिए यहाँ जो राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदू हैं, वो पूरी कम्युनिटी उनको एक तरीके से सपोर्ट भी कर रही थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे। उनकी जीत के समाचार मिले हैं, तो यही पूरा वर्ग जो है खुशियाँ भी मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन दोनों राज्यों में भी वो चीज़ें, वो जो एक उत्साह है, वो दिखाई देगा, और ये एक टॉनिक का काम करेगा, जो अमेरिका में 7 समंदर पार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है, उसका असर यहाँ भी दिखाई देगा। सर, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अक्सर अमेरिका से संदेश आते रहे लाइक अरविंद केजरीवाल, लाइक राहुल गांधी। तो अब वो जो उनके मॉरल लेक्चर होते थे, अब क्या बंद हो जाएँगे? इन अदर वे आई मीन डीप स्टेट और उनके जो भारतीय चमचे हैं, वो कमज़ोर होंगे? देखिए, भारत एक उभरती हुई ऐसी ताकत है, अ, जिसको बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और भारत अगर उभर रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अगर बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे समय जबकि कोरोना काल में दुनिया के तमाम जो विकसित राष्ट्र थे, उनकी भी इकोनॉमी हिचकोले खा रही थी, और जिनकी अपनी जीडीपी जो है वो 1.5% पर, 2.5% पर, 3% पर, 3 से ऊपर जा नहीं रही थी। ऐसे में भी भारत की अगर जीडीपी 6% के आसपास बनी हुई थी, 5% के आसपास बनी हुई थी, और जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ, वैसे ही उछल करके हम 7 और 7 साढ़े 7% की जीडीपी पर पहुंच गए। और ये इतना बड़ा झटका सहने के बावजूद हम अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, तो इसको सहन करना सबके बस की बात नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है, जो भारत की 140 करोड़ आबादी को एक मार्केट के रूप में देखते हैं। अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं कि यहाँ का बाज़ार अगर हमको मिल जाए, जो हम उत्पादित करते हैं यहाँ अगर वो खप जाए, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। उनके लिए झटका इस बात का है कि भारत ने, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आत्मनिर्भरता का नारा केवल दिया नहीं है, बल्कि उसको संकल्प के रूप में एक्सेप्ट करके उसको सिद्धि की तरफ लेकर के चले गए हैं। और अलग-अलग सेक्टर में, वो चाहे मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप हों, अलग-अलग सेक्टर में जितने भी हमारे यूथ हैं जो अ, कुछ करना चाहते थे, उनके लिए जिस तरीके से बैंकों खजाने का मुंह खोल दिया है, मुद्रा लोन दिए गए हैं, करोड़ों लोगों को दे दिए गए हैं, महिलाओं को जिस तरीके से शक्तिशाली बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें भारत में ही बनने लगी हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी, इंक्लूडिंग अटल जी की, बाहर से ही सारा रक्षा सुरक्षा का साजो सामान हम
मंगाते थे। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी रक्षा सौदे अलग-अलग देशों से और दलालों के ज़रिए होता था वो सब, और उसमें बहुत मोटी रकम जो है वो दलाली के रूप में खाई जाती थी। वो सारे धंधे बंद कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने आकर के। अब तो सीधे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, बीच में कोई दलाल नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम 200 अस्त्र-शस्त्र तो ऐसे हैं, जो अब हमारे 2 डिफेंस कॉरिडोर में बनने शुरू हो चुके हैं, बल्कि हम कुछ सप्लाई भी शुरू कर चुके हैं। 20 या 22 हज़ार करोड़ की सप्लाई हमने की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो दोनों डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में अमेठी के पास बन रहे हैं, पूरी गति से काम कर रहे हैं। तो ऐसे देश जहाँ से हम ये 200 सामान खरीदते थे, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम आयात करते थे, उन देशों को तो धक्का लगेगा ना कि भई हमारा धंधा बंद कर दिया, हमारा काम बंद कर दिया, हमारी इंडस्ट्री को ठप कर दिया नरेंद्र मोदी ने आकर के। इसी तरीके से एक दौर था जब हम छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन भी आयात करते थे चीन से और दूसरे देशों से। अब तो हम ना केवल एप्पल के मोबाइल फ़ोन बना कर के अमेरिका तक को ही वापस सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका हमसे खरीद रहा है, मँगा रहा है, बल्कि अब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो अब थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में है। तो अलग-अलग सेक्टर में जो हमने ये करिश्मा किया है, काम किया है, और इसके लिए जो इनिशिएशन के लिए जो जितना भी थिंकिंग है, थॉट है, प्रोसीजर है, जो नीतियाँ हैं, वो नरेंद्र मोदी के हाथों बनी हैं। तो इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, वो इसलिए हमसे चिढ़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि भई किसी भी तरीके से भारत को रोका जाए, और रोकने के फिर तरीके कौन से हैं? रोकने के तरीके हैं कि पन्नू को सरगर्म किया जाए, और जितनी कठपुतलियाँ हैं, हमारी मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश में, कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो है, जहाँ-जहाँ भी भारत को परेशान करने वाले तत्व हो सकते हैं, उनको सक्रिय किया अपने जाए। अपने देश में भी सर है ना, लाइक केजरीवाल, लाइक राहुल गांधी, ये सब भी तो अमेरिका जाते हैं। और आपको सर ध्यान होगा, मैं आपको सॉरी बीच में इंटरवीन कर रही हूँ। जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो अमेरिका से किसी पत्रकार ने ये सवाल उठा दिया था ना, तो उनके मन में बड़ा दुख होता है। तो ऐसे जो आई मीन मॉरल लेक्चर देने वाले लोग हैं, उन पे भी थोड़ी लगाम लगेगी ना। मैं इनका इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि इनकी औकात कुछ है नहीं, और इनकी औकात बस यहाँ तक है कि तिहाड़ की यात्रा करके एक आ रहा है 5.5 महीने की, और एक दूसरा जो है तिहाड़ की यात्रा शुरू करने वाला है, किसी भी समय वो शुरू हो सकती है। जी, जी। तो तो इन लोगों की कोई अपनी हैसियत और औकात है नहीं। ये तो अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक नरेंद्र मोदी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री अपनी एक धमक रखता है या अपना असर रखता है। तो इसलिए इनको अगर बुला कर के पंप कर रहा है अमेरिका का डीप स्टेट, तो करता रहे, उससे कोई फ़र्क होता नहीं है, कुछ उठता नहीं है ऐसे लोगों का। वो बल्कि एक्सपोज़ हो रहे हैं, अपनी ही ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी पार्टियों को ख़त्म कर रहे हैं। तो उनको सद्बुद्धि आए, अच्छी बात है। पर कुल मिलाकर के जितनी भी उसकी कठपुतलियाँ हैं, उनको वो कोशिश करता है, और यही वजह है कि भारत की रफ़्तार रुक नहीं रही है। भारत किसी तरह के प्रेशर में आ नहीं रहा है। तो जो भारत की गति को रोक सकते हैं किसी भी तरीके से, अभी जब ये लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तो अमेरिका के दूतावास ने क्या किया था? वो असदुद्दीन ओवैसी से जाकर के मुलाकात कर रहे थे हैदराबाद। जी। वो चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे थे, वो उमर अब्दुल्ला से मिल रहे थे, वो तथाकथित किसान नेताओं को चाय पे बुला करके उनके साथ गपशप कर रहे थे। जी। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है कि अब ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हर उस तक अपनी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकें। पर ये क्या परेशानी खड़ी करेंगे? अभी वो
एक चढ़ूनी जो लड़ा है कुरुक्षेत्र जिले में, जी, जी। 1170 वोट आए हैं उसको। जी। ये राकेश टिकैत जिसको चाय पर बुलाता है अमेरिका का दूतावास, ये 2 चुनाव लड़ा है ज़िंदगी में, दोनों में ज़मानत ज़ब्त हुई है। तो ऐसे-ऐसे प्यादे ढूँढ रखे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की औकात क्या है, हैसियत क्या है? 1 सीट है उसकी पार्टी की, वो भी हैदराबाद से। एक पहले 2019 में औरंगाबाद वाली आ गई थी जिसको संभाजी नगर बोलते हैं, इस बार वो भी हार गया। तो आप कैसे लोगों के साथ जाकर के बैठ रहे हो और किनके आप कान भरने की कोशिश कर रहे हो, इससे भारत रुकने वाला नहीं है। बहुत सही कहा आपने सर। और पन्नू जो बाइडेन के आने के बाद से एक्टिव हुआ था, अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शायद उसकी भी बोलती बंद होगी, जो रोज़ कोई न कोई वीडियो जारी कर देता था भारत के खिलाफ, ऐसे धमकाने का, एयर फ्लाइट्स को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।